हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हो ना? क्योंकि हमारे साथ तो बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ते हैं और बहुत सारे हमारे पास क्या मिलते हैं, आपको कंटेंट मिलता है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा है, हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज शेयर करें। अगर आपका कोई 11 का रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है, तो प्लीज हमारे सेंटर चारा चौक रांची में जरूर भेजें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं और अभी हम लोग के जो ऑफर्स है वो 11 की क्लास के लिए ओपन है। प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहे। चलो देखते हैं हमारे पास आज क्या क्वेश्चन है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन, जिसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और इस पीवाईक्यू क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखने वाले, इस पीवाईक्यू क्वेश्चंस में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पूरा आपके जो अभी नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से बनाया हुआ क्वेश्चंस है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास आपको पता है 1 मार्क्स के होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सबसे पहला, होमोलोगस स्ट्रक्चर सपोर्ट डैश इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर किस तरह का इवोल्यूशन सपोर्ट करता है? होमोलोगस का मतलब क्या है बच्चे? होमोलोगस स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर होते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर का ओरिजिन सेम होगा, ओरिजिन सेम होता है, बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ऐसे ऐसे आपको कहां पर इसका ये जो है ये किस तरह का इवोल्यूशन का पार्ट आता है? तो आप देखो, ओरिजिन सेम लेकिन फंक्शंस डिफरेंट। ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट, इसका मतलब क्या, एक ही एंसेस्टर से आया लेकिन क्या हो गया, ये डाइवर्ज हो गया। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, ये आते हैं हमारे डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज होकर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बन जा रहे। जैसे एग्जाम्पल इसमें आ जाता है लिम्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स के लिम्स, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन, चीता, बैट, वेल, इन सभी के लिम्स अगर देखो सबका ओरिजिन सेम है 4 लिम्ब का, लेकिन सबके पास क्या है, हल्का सा फंक्शन और हल्का सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया है ना? तो ये हो गया हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, एक कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए हुए हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड वाज। पहला ह्यूमन लाइक होमिनिड कौन था? ह्यूमन लाइक होमिनिड जो है वो है ऑस्ट्रालोपिथिकस। ऑस्ट्रालोपिथिकस जो है ये हमारा ह्यूमन लाइक होमिनिड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन की जो थ्योरी है बच्चे ये किस पे बेस्ड थी? डार्विन की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी? तो पहले आते हैं डार्विन की जो थ्योरी है ये क्या बताती थी। डार्विन की थ्योरी बताती है नेचुरल सिलेक्शन के बारे, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताती है। ये कैसे नेचुरल सिलेक्शन, नेचर कैसे सिलेक्ट कर रहा है, तो ये कौन बताता है, ये डार्विन की थ्योरी बताती है। डार्विन की थ्योरी इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। किसके ऊपर बेस्ड है, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये रहा नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की ये किसने प्रपोज किया? तो आप जो जानते हो, अभी हम लोग जस्ट देखे, ये प्रपोज किया है चार्ल्स डार्विन ने। किसने प्रपोज किया है? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, struggle of existence in natural selection theory was given by। सेम struggle of existence किसने दिया था, ये भी डार्विन ने ही दिया था, ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कैसे ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर सिलेक्टेड बाय नेचर, ये होता है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये भी किसने दिया है, डार्विन ने। तो डार्विन काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं हम लोग पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलिएंटोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल कहते हैं। फॉसिल क्या है बच्चे? डेड रिमेन्स, जो गड़े हुए आपको हड्डियां वड्डियां मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट आते हैं द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज रिटन बाय। ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है ये किसने लिखा था? ये लिखा था डार्विन ने। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा है? डार्विन ने। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट, What was the brain capacity of Neanderthals man? Neanderthal man का brain capacity कितना है? इनके पास होता था 1400 cc। 1400 cc, एक्चुअल में तो 14 to 1500 है, लेकिन 1400 cc ऑप्शन सबसे क्लोज है तो हम वहां पे टिक करेंगे कि 1400 cc इज द cranial capacity। cc मतलब cranial capacity of Neanderthals। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखेंगे क्या लिखा है? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिंग लिंक, give 2 examples of connecting link and write the name of, they are connecting link। देखो बच्चे, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? सबसे पहली बात ये आती है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए दे रहा है, तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? पहली बात ये समझेंगे। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स रखता हो, जिनके पास दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर्स हो और दोनों ग्रुप को जोड़ रहे। जैसे आप एग्जांपल सिंपल समझो, यूग्लिना। यूग्लिना जानते हैं आप लोग? यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसके पास एनिमल लाइक बिहेवियर भी है और प्लांट लाइक भी है। उसके पास क्लोरोफिल है जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब एब्सेंस ऑफ सनलाइट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, एनिमल की तरह खाता है। तो सेम यहाँ पर भी क्या कनेक्टिंग लिंक आपसे पूछ रहा है, वो भी कनेक्टिंग लिंक में एग्जाम्पल आएगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है रेप्टाइल और एव्स में, और एक पढ़ना है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो आता है उसका नाम है सिमोरिया। ये देखो आंसर में हमारा आता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 कनेक्टिंग लिंक्स और कौन कौन से 2 कनेक्टिंग लिंक है हमारे पास? नंबर 1 या नंबर 1 देंगे, नाम है सेमोरिया। सेमोरिया जो है बच्चे ये क्या है? तो ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके किसके बीच में है? ये है बिटवीन एम्फीबिया एम्फीबियन कर लो, एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में आता है सिमोरिया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, दैट इज ये है हमारे पास आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स भी साइंटिफिक नेम है, तो यहाँ पर ये किसके किसके बीच में है? बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स। रेप्टाइल्स और एव्स के बीच में, एव्स मतलब बर्ड्स, इसके पास रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और एव्स के भी थे जो आपको पढ़ने थे। ये दोनों हमारे एनसीईआरटी में है, तो यही दोनों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच शिप डिड डार्विन सेट आउट फॉर द वर्ल्ड टूर? वर्ल्ड टूर किसमें किया था? कौन से शिप में? तो इसका नाम है HMS बीगल। HMS बीगल में इन्होंने क्या किया था? बीगल, HMS बीगल में इन्होंने
क्या किया था, अपना वर्ल्ड टूर किया था, जिसमें ये गैलापेगोस आइलैंड भी गए थे और वहां से डार्विन फिंचेस के बारे में पता करके आए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डार्विन के बारे में कि डार्विन ने कहां पर किस शिप से टूर किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है आप सभी को पता है। अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, अडेप्ट करने वाला है ना। तो यहाँ पर आते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन जो है उसका एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। अडेप्टिव रेडिएशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ा था। फर्स्ट डार्विन फिंचेस एंड सेकेंड इज मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या आएगा, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है किसी एक एंसेस्टर से, अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है किसी एक एंसेस्टर से, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ वन एंसेस्टर, किसी एक एंसेस्टर से क्या होगा, इमर्ज आउट होकर अलग अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में दिखाएगा, अलग अलग क्या बनेंगे, ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप याद करो यहाँ पर क्या था, ये था सीड ईटिंग फिंचेस। याद करेंगे एंसेस्टर कौन था यहाँ पर, सीड ईटिंग फिंचेस। सीड ईटिंग फिंचेस से कौन कौन आए थे, इसी से इवॉल्व होकर आया है हमारे पास ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से, इंसेक्ट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग, और क्या है इससे, इंसेक्ट ईटिंग, फ्रूट ईटिंग, सीड से ग्रेन्स या लीफ या वुड वाला है, वैबलर जिसको कहते हैं, वैबलर्स वुड वाले। तो ये सारे आ गए। तो इसमें एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर डार्विन फिंचेस। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो। एक और एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर मार्सुपियल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स। मार्सुपियल मैमल्स भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, एंसेस्टर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एंसेस्टर, अलग अलग एंसेस्टर है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स है, लेकिन लेकिन क्या है, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, सेम ऑर्गेनिज्म बना रहा है, सिमिलर नॉट सेम, सिमिलर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, वैसे इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्ज हो रहा है, बहुत अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट पर आकर मिलना, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे होता है, किसमें होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास प्लासेंटल mammals and marsupial mammals। ठीक है, अगर इसमें आपको स्पेसिफाई करना है प्लासेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल में, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे एग्जाम्पल वुल्फ, नॉर्मल वुल्फ है प्लासेंटा वाला, एंड टैशमेनियन वुल्फ। या तो आप टैशमेनियन वुल्फ लिख सकते हो और ये दोनों के बीच में लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वेरल एंड शुगर ग्लाइडर।
शुगर ग्लाइडर एक मार्सुपियल मैमल है और फ्लाइंग स्क्वेरल एक प्लेसेंटल मैमल है। तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन आपको ये स्पेसिफाई करना होगा प्लेसेंटल मैमल एंड मार्सुपियल मैमल्स। कन्वर्जन का मतलब दो अलग अलग है, दोनों मैमल्स है, लेकिन एक प्लेसेंटा वाला है, इसका एंसेस्टर अलग है, और मार्सुपियल अपाउच्ड मैमल जो है उनके एंसेस्टर्स अलग है। डिफरेंट एंसेस्टर से आने वाले जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट है डिफाइन डार्विनिज्म। डार्विनिज्म डिफाइन करना है, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, पूछता है व्हाट इज डार्विनिज्म, किसने दिया था, क्या बोला है इसके बारे में। तो डार्विनिज्म जो है ये क्या है, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विनिज्म was given by, किसने दिया था, given by चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, है ना। इसके बाद ये तो आपने पॉइंट्स लिख लिए, इसके बाद इसमें पढ़ना क्या, मतलब इसमें हुआ क्या, आपको क्या क्या मिला, तो ये आपको वहां पर लिखना है। क्या विजिबल नहीं है, दिख रहा है ना बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी करके लिख लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि इसके नेक्स्ट पॉइंट में कि चार्ल्स डार्विन ने जो है ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में दिया क्या, तो इन्होंने पोस्टुलेट्स दिया था। पोस्टुलेट्स, क्या क्या पोस्टुलेट्स इनके पास थे, तो इन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या आता है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, और क्या आता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट का सर्वाइवल होगा। फिर यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, या आप कह सकते हो इनेट कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, सही बात है। इसके बाद इन्होंने और क्या बातें बोली, इन्होंने कहा था कि जो भी अच्छे कैरेक्टर्स है वही नेचर सिलेक्ट करता है, नेचर सिलेक्ट good characters and discard unhealthy और bad characters, ठीक है। ये सारी बातें किसने बोली है, डार्विन ने बोली है। इसके बाद आप यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो ड्रॉबैक्स क्या क्या लिख सकते हो, तो ड्रॉबैक में यही लिखना है कि सिर्फ गुड कैरेक्टर ही इनहेरिट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बैड कैरेक्टर्स कैन बी इनहेरिटेड, बैड कैरेक्टर्स कैन बी सिलेक्टेड बाय नेचर बैड कैरेक्टर भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या आ सकता है, बैड कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, बताओ। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर डिजीज्ड, या आप कह सकते हैं इसमें मलेरिया, सिकल सेल अनीमिया, तो ये सारे आपके हो जाएंगे ड्रॉबैक्स। आप नोट से रेफर करो, आपको और भी ड्रॉबैक्स मैंने लिखाया है, वहां से आप लिखोगे। प्रॉपर डार्विनिज्म हमारी ऐसे लिखेगी, तो पहले आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डार्विनिज्म, पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स। क्लियर है बच्चे, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये पूरे स्टेटमेंट में लिखना है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में कर करके बताया है, स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे, ड्रॉबैक्स में लिखेंगे और एग्जाम्पल्स भी डालेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वैसा ऑर्गन जिसमें सिमिलर ओरिजिन है,
बट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। और एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट ओरिजिन है बट सेम फंक्शन है। जैसे एग्जांपल होमोलोगस का आपको कह सकते हैं लिम्स ऑफ मैमल, जैसे लिम्स ऑफ चीता, मैन, बैट एंड व्हेल। तीनों के जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स कैसे सेम सिमिलर ओरिजिन है, सबका यहीं से ऐसे पेल्विक पेक्टोरल गर्डल से ही रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। बट मैन का होल्ड करने में है, चीता का रनिंग में है, बैट का फ्लाइंग में है, और वेल का जो है वो फ्लिपर है, स्विमिंग में है ना। तो अलग अलग चेंज हो गया। अब आते हैं एनालॉगस में। एनालॉगस ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वो एनालॉगस जो है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग ओरिजिन है लेकिन फंक्शन एक ही कर रहे हैं। जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का विंग्स जो है उसके थोरैसिक चैम्बर से, थोरैसिक सेगमेंट से रिलीज होता है, वेराज हमारा जो बर्ड्स का है विंग्स वो कहाँ से निकलता है, वो उसके फोरलिम का मॉडिफिकेशन है। तो दो अलग अलग ओरिजिन से निकल रहे, लेकिन दोनों का काम एक ही है, फ्लाई। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, डिफरेंस लिखना आता है तो हम लोग कॉलम हमेशा बनाते हैं, एक तरफ होमोलोगस एक तरफ एनालॉगस। और उसके बाद हम लोग पहला पॉइंट डाल रहे हैं सिमिलर ओरिजिन है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो, सॉरी सिमिलर ओरिजिन और स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट फंक्शन है। इसके बाद हम होमोलोगस में और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही ओरिजिन से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, फंक्शंस अलग हो रहे हैं, तो ये कैसा है, कौन सा इवोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा डाइवर्जेंट, डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एक कॉमन एंसेस्टर से आया है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ना। एग्जाम्पल अभी लिख के बताऊंगी आपको। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है कि सिमिलर फंक्शन है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ओरिजिन्स हो जाते हैं, कोई कॉमन एंसेस्टर है नहीं इसमें। और क्या है कि ये जो है ये कैसे है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब एक सिंगल पॉइंट में जाकर मिल रहा है, अलग अलग एंसेस्टर्स आ रहे हैं लेकिन सिंगल पॉइंट में जाके मिल रहा है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है एक एग्जाम्पल, अभी जस्ट आपको मैंने बताया, क्या एग्जाम्पल बताया आपको, यहां पर है लिम्स ऑफ, या मैं कहूं फोर लिम, फोर लिम्स ऑफ चीता, मैन या ह्यूमन, बैट एंड व्हेल। ठीक है, ये कैसे हो गए, होमोलोगस ऑर्गन्स है। इसमें एक और एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, थॉर्न एंड टेंड्रिल, सॉरी थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया and tendril of cucurbita बोगेनविलिया क्यूकर्बिटा के टेंड्रिल्स, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ऑक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं। ये देखो, थॉर्न मतलब कांटा, थॉर्न मतलब है कांटा, ये है लीफ, यहाँ से निकलता ऑक्सिलरी बर्ड से कांटे, ठीक है। और अगर यही मैं दिखाऊं, यहाँ से निकला लीफ और यहाँ से निकले हैं टेंड्रिल्स, क्लियर है। तो टेंड्रिल्स और लीफ जो है दोनों का ओरिजिन सेम है, ऑक्सिलरी बर्ड है, लेकिन दोनों के फंक्शन डिफरेंट है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा आपका, इसमें एग्जांपल होगा विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग्स, क्लियर, समझ में आ गया। और क्या हो सकता है बताओ, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, सही बोल रहे हो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास होमोलोगस और एनालॉगस के डिफरेंस और उनके एग्जांपल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्टेट हार्डी विम्बर रूल
What is its significance in evolution? हार्डी-वेम्बर रूल बताइए क्या होता है, इवोल्यूशन में क्या सिग्निफिकेंस है। देखो बच्चे 3 मार्क्स का भी आ सकता है और ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। कंटेंट सेम है बट उसमें क्या है, थोड़ा सा बढ़ाना होगा आपको 5 मार्क्स के लिए और उतना ही रखना होगा 3 मार्क्स के लिए। बढ़ाना क्या है मैं आगे बताऊंगी अभी। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। हार्डी-वेम्बर क्या है, हार्डी-वेम्बर रूल जो या हार्डी-वेम्बर लॉ जो है ये एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो, एलील की फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए, कितने तरह के एलील से उसकी फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई भी इवोल्यूशनरी उसमें क्या नहीं लग रहा है, इवोल्यूशनरी फैक्टर्स नहीं लग रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज और रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा है, हार्डी-वेम्बर रूल स्टेट्स दैट द allele frequency in a randomly mating large population, not population, randomly mating large population without any evolutionary factors will remain constant from generation to generation. इसमें क्या 5 की assumption है, large population size होना चाहिए, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई इवोल्यूशनरी फैक्टर नहीं, वही सारे। कोई यहाँ पे रैंडमली मेटिंग होनी चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं, मतलब इवोल्यूशनरी फैक्टर नहीं होने चाहिए। ये पांचों के पांचों अगर है, इसका मतलब है कि वैसे पॉपुलेशन में हार्डी-वेम्बर रूल अप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कहता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। चलो, इतना आपको लिखना है, किसके लिए, इतना आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर आगे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। क्या बता रहा है, ये बता रहा है, आप यहाँ पे लिखोगे where p square equals to allele frequency of capital of डोमिनेंट, आप कह सकते हो डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, ऐसे हम लिखेंगे कैपिटल ए। अगर कोई एलील डोमिनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या है बच्चे, तो क्यू स्क्वायर है रिसेसिव allele फ्रीक्वेंसी, ये हो गया स्मॉल ए का। वेराज 2pq विजिबल है, हाँ है। 2pq जो है इसका मतलब क्या है, 2pq का मतलब होता है हमारे पास 2pq जो है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए ये लिखेंगे, क्लियर। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 1 मतलब कांस्टेंट रहेगी। अगर क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई भी इवोल्यूशनरी फैक्टर्स ना लग रहे हो तो कोई इवोल्यूशनरी फैक्टर्स अगर नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि उसकी जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहेगी, उसकी जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी या एलील फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर लेंगे, मेटिंग, रैंडमली मेटिंग लार्ज पॉपुलेशन विदाउट एनी इवोल्यूशनरी फैक्टर्स। क्या क्या इवोल्यूशनरी फैक्टर्स है, म्यूटेशन है, माइग्रेशन हो गए, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ये सब ना लगे तब, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आता है, क्लियर है। ये हार्डी-वेम्बर लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स के लिए भी और 3 मार्क्स के लिए भी। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब मिलर्स एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मिलर्स एक्सपेरिमेंट बताना है बच्चे आपको। मिलर का एक्सपेरिमेंट जो था, ये एक्सपेरिमेंट था ये बताने के लिए कि साइमल्टेनियसली हमारा जो अर्थ का कंडीशन था पहले, उसमें साइमल्टेनियसली कैसे
ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आया, ए बायोजेनेसिस थ्योरी को ही यहाँ पे प्रूफ करते हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखा, मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है वो कब 1953 में ये इन्होंने दिया था। इसने क्या बताया, इसने बताया कि अर्थ का कंडीशन कैसा था पहले, और उसी में इसने टेस्टिंग की कि अर्थ में कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है। सेटअप यहाँ पे आपको लिखा है, इसने क्या किया, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस किए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसको एक फ्लास्क में रखा, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए, लाइटिंग दी जो कि 800 डिग्री सेल्सियस तक की थी, इसको कूल डाउन किया, कंडेंस किया और उसको ट्रैप किया एक एरिया में, जो हम लोग अभी देखेंगे प्रोसेस। यहाँ पे वाटर को मिक्स किया, वाटर वेपर को मिक्स किया गैसेस के साथ और इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते गए और काम चलता गया। रिजल्ट में क्या आया, जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें पाया गया अमाइनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन प्रोवाइडिंग द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड भी, यहाँ पे बोल रहा है कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ में ऐसे ही बना होगा। इसका डायग्राम आपको यहाँ पे बताया है और कंक्लूजन है। ये इस तरह से आपको 5 मार्क्स के लिए इसका आंसर लिखना है, प्लस साथ ही साथ क्या बनाना है, डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने बोला है, लिखने नहीं बोला है, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे। चलो चलते हैं हम लोग डायग्राम में। इसके डायग्राम में सबसे पहला क्या है, एक बड़ा सा फ्लास्क है, एक बड़ा सा फ्लास्क है। इसके फ्लास्क में यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए हैं, ठीक है। और यहां से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, यहां से मैं नीचे में करती हूँ, ये फ्लास्क में ही उन्होंने गैसेस रखा। फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर से डाल दिया एक पाइप, इस पाइप के थ्रू गैसेस कूल डाउन होकर जाएंगी, ये हो गया हमारे पास इसके गैसेस का एरिया। रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। गैसेस कंडेंस होकर इधर आएंगे, ये एरिया में रहेगा, यहाँ वापस से बॉइलिंग के लिए बनाया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे जैसे बुक में दिखाया वैसा भी बना सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा नीचे करके। और ये ऐसे बॉइलिंग हो रहा है यहाँ पर। ये बन गया हमारे पास फ्लास्क, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा देंगे, यहाँ पे बर्नर लगा देंगे। क्या क्या यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर लगाया गया है 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पर जो कि क्या कर रहे हैं, स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं ये। यहाँ पे कौन कौन से गैसेस रखे, तो यहाँ पर आप लिखोगे गैसेस, कौन कौन से गैसेस है, मीथेन, मीथेन है, अमोनिया है, और और क्या है बच्चे, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सारे गैसेस भरे हुए हैं इसमें। ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। टेम्परेचर अंदर का कितना है, यहाँ पे स्पार्क है, स्पार्क्स दिए जा रहे हैं, कितना टेम्परेचर के 800 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पर कंडेंसर भी लगाया गया है, यहाँ पर कंडेंसर भी लगाया गया है। कंडेंसर में क्या है, कंडेंसर में इनलेट वाटर है, ठंडा पानी आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कूल वाटर इनलेट, ये है कूल वाटर इनलेट। यहाँ से ठंडा पानी भेजा जा रहा है, यहाँ से वापस निकाला जा रहा है, ठीक है। और क्या, यहाँ पर आकर जो भी गैस है, ये गैस का कंडेंसेशन हो रहा है, गैस का यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या, कुछ पानी जमा हो रहा है और कुछ फिर यहाँ से जा रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या है, कंडेंसेशन।
ऑफ गैसेस का हुआ है कंडेंसेशन, यहाँ पे बॉइलिंग, और यहाँ पर वापस से वेपर्स यहाँ से यहाँ करके वापस से कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ही मूवमेंट चल रहा है। ये प्रॉपर प्रोसेस कराता जा रहा है मिलर्स एक्सपेरिमेंट में, और हमें फाइनली यहाँ पर क्या मिले, यहीं पर हमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या क्या मिला बच्चे, इसमें मिला है यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिली। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके वही जाके डेवलप करते गए और वो बना दिया एक प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर, और डीएनए के बाद वैसे ही करते करते बनते गए बैक्टीरिया, फिर हमारे सेल्स, ऐसे ही करते करते ह्यूमन बॉडी भी आ गया। तो इसका मतलब है कि ये इवोल्यूशन यहाँ पे ये बता रहा है कि अर्थ का उतना प्रिमिटिव कंडीशन के अंदर अगर हम लोग रखेंगे काफी मिलियन ऑफ इयर्स तक, तब यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएंगे एक नया सेल। तो अर्थ में भी ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे ही आई होगी, गैसेस से ही आई होगी। क्लियर है? बिकॉज आपको पता है ना, बायोमोलिक्यूल्स ही आगे जाकर क्या करते हैं, हमारे सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज को इसने प्रूफ किया। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ये आपके बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है मिलर्स एक्सपेरिमेंट का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आए हुए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करेंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, बिकॉज हमें एक ही चीज चाहिए, आपका प्यार। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।